कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट टाइम वो था हमारा मोमेंटम, और आज उसी को आगे हम कंटिन्यूस करते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? खुशी, आईडी नंबर 951। खुशी, आवाज आ रही बेटा आप सभी को? यस सर। ओके, व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन? ललित, दिया, Sir, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to force applied. फोर्स अप्लाइड, वेरी गुड। देखो कल हमने क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था बेटा मोमेंटम का, जिसका सिंबल क्या बताया था मैंने आपको? पी। और मोमेंटम की ही अगर हम बात करें तो उसी से क्या निकालते हैं हम? जो मोमेंटम का फॉर्मूला है उसी से हम उसकी यूनिट निकालते हैं। बेटा बोर्ड आपको इजीली विजिबल हो रहा है सबको? Yes sir. ओके, मोमेंटम के फॉर्मूला जो है वो क्या बताया था मैंने आपको? मास इनटू वेलोसिटी, और इसी से इसकी यूनिट क्या निकाली थी? मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, सेकंड लॉ है, तो न्यूटन सेकंड लॉ इस मोमेंटम के ऊपर बेस है पूरा का पूरा। देखो इधर, न्यूटन second law of motion. According to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional to applied force. Means कि एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है वो डिपेंड किस पे करता है? कि हम उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। जैसे एक बॉडी दे रखी है हमारे को यहाँ पर, जिसका मास दे रखा है m, और वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है? और यहाँ पर u वेलोसिटी के साथ चल रही है। ठीक है, जैसे इस बॉडी के ऊपर F फोर्स लगाया गया तो ये बॉडी यहाँ पर पहुंची, और इसकी वेलोसिटी u से क्या पहुंच गई? v पहुंच गई। तो जब वेलोसिटी चेंज हुई बॉडी की तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा? मतलब उसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा? चेंज होगा। व्हेन वी चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी देन इट्स मोमेंटम विल आल्सो चेंज। तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और वो मोमेंटम चेंज किसकी वजह से हो रहा है? जब हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हमने उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, वी कैन सी दैट देयर इज अ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। और वो कितना है? जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना मोमेंटम होगा। देखो मैंने एक एग्जांपल इसमें बताता हूँ आपको। जैसे ही मार्कर है, अगर मैं इसको धीरे से फेंकता हूँ तो ये पास में गिर जाएगा। ठीक है, पास में गिरने का मतलब क्या है? ये किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ गिरेगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास है, तो इसमें मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ। दूसरा, अगर मैं इसको एक ज्यादा फोर्स लगा के फेंकता हूं तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो इसका मतलब उसमें भी ज्यादा वेलोसिटी भी ज्यादा हुई है, तो उस कंडीशन के अंदर मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि हम मोमेंटम को कैसे चेंज कर सकते हैं। एक तो वेलोसिटी बाय चेंजिंग द वेलोसिटी एंड बाय चेंजिंग द मास। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to applied force. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब होता है कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में हुआ। मींस चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन, कि कितना टाइम लगा। तो देखो बेटा, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी से फाइनल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी से इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
अपॉन में टाइम। F इज प्रोपोर्शनल टू, फाइनल मोमेंटम क्या है हमारे पास mv, इनिशियल क्या है mu अपॉन में t। कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p अपॉन में t। ये जो p है किसको शो कर रहा है, मोमेंटम को। डेल्टा सिंबल होता है चेंज इन, कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, ये उसको शो करता है यहाँ पर। सो mv माइनस mu, देन F इज प्रोपोर्शनल टू, दोनों में m क्या आ गया कॉमन, अंदर बन गया v माइनस यू अपॉन टी। और एज यू नो वेरी वेल, v माइनस यू अपॉन टी किसका फॉर्मूला है, ये एक्सीलरेशन का। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहां से v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या पुट कर देंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। ठीक है जी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को मैं हटा के इसकी जगह पर k पुट कर रहा हूं, देन F इज इक्वल टू k m इंटू ए। k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, इसकी जगह पर इस कांस्टेंट को लगा दिया। If we put the value of k is equal to 1, then force is equal to mass into acceleration। ये किसका फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास, मास इंटू एक्सीलरेशन दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच लॉ ऑफ न्यूटन गिव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, कि न्यूटन का कौन सा लॉ हमें फोर्स का फॉर्मूला देता है, तो बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ जो है इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये पॉइंट समझ में आया सभी को, यस सर। Yes, sir. कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को बेटा? No, sir. नो सर। ओके अब देखो मैं इसी को ही कंटिन्यूस कर रहा हूं आगे। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, इससे हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इसी से इसकी यूनिट बनाते हैं कि क्या होगी। देखो पुट करो इसके अंदर, फोर्स मास किसके इक्वल होता है, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स। और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, न्यूटन के इक्वल। सो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी हमारे पास, न्यूटन होगी। अब इसी से हम डिफाइन करते हैं 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन में हर जगह 1 पुट कर दो, कि जब बॉडी का मास 1 किलोग्राम है और उसमें एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A force is said to be 1 Newton if it apply या it exert on a body of mass 1 kilogram and produces an acceleration of 1 meter per second square। कि जब हम एक फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं जिसका मास हमें 1 किलोग्राम गिवन है और उस बॉडी में एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो जो उस पर फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, न्यूटन, 1 न्यूटन के इक्वल। ये ऐसा यूनिट है। और जो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, दैट इज डाइन। डाइन किसके इक्वल है, यहाँ पर किलोग्राम की जगह क्या पुट कर देते हैं ग्राम, दैट इज 1000 ग्राम। और 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना बन गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है ये किसके इक्वल होता है 10⁵, ये इसके इक्वल होता है डाइन के। और ये कितना होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये एमसीक्यूज बन सकता है, इसका ध्यान रखना बेटा कि 1 न्यूटन फोर्स किसके इक्वल होता है 10⁵ डाइन के इक्वल। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट थी। फोर्स की एक यूनिट किलोग्राम फोर्स भी होती है। अब आते हैं इस रिलेशनशिप के बेस पर, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहां से अगर मैं एक्सीलरेशन की फॉर्मूला निकालू तो क्या बढ़ जाएगा एफ अपॉन में एम। ये एम अपॉन में आ गया, तो एक्सीलरेशन किसके इक्वल हो गया बेटा फोर्स अपॉन मास। अब इससे क्या कंक्लूजन हो रहा है
कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फोर्स, और जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास के. By using this formula we can say that acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass. मतलब कि अगर फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा. मास के केस में इफ एन ऑब्जेक्ट हैव लार्ज मास, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा. आपको एक छोटा सा पत्थर फेंकने के लिए बोला जाए और एक आपको बड़ी ईंट फेंकने के लिए बोली जाए, तो आप बता सकते हो मेरे को कौन सी चीज दोनों में से स्पीड के साथ जाएगी ज्यादा देर तक, बोलो. सर छोटा सा पत्थर. सर छोटी वाली. जाएगा. वेरी गुड. क्योंकि उसका मास क्या है, कम. मास कम है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा. ठीक है. दूसरा, जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा है, जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, कम प्रोड्यूस हो. क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर. नो सर. ओके. नो सर. इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट किसके ऊपर बेस होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन. जैसे हमें कई क्वेश्चंस के अंदर फोर्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो जिसमें हमारे को फोर्स का फॉर्मूला पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बट उस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन गिवन नहीं होता. उसमें या तो हमें वेलोसिटी गिवन होती है, या ये बोल दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली या स्टार्टिंग कर रहा है रेस्ट से, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. ब्रेक लगाने पे रुक रहा है तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो उन क्वेश्चंस के अंदर हम इन तीनों इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, तीनों में से किसी भी इक्वेशन का यूज करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसकी वैल्यू निकालते हैं, एक्सीलरेशन की, और उसको कहां पुट कर देते हैं फिर, फोर्स के फॉर्मूले के. फोर्स कौन सी क्वांटिटी बताई थी मैंने कल आपको, अंशिका? फोर्स कौन सी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, अंशिका? अंशिका आवाज आ रही है आपको? सर मैं नो. अंशिका, मुकुल, मुकुल, ऋतिक यादव, ऋतिक यादव आवाज आ रही है आपको? ऋतिक आवाज आ रही बेटा, आपकी आवाज यहाँ पर नहीं आ रही है. मुकुल, समीक्षा, बेटा आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर. ओके. समीक्षा, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है बेटा, यस सर. फोर्स कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर या वेक्टर? खुशी, 2152, खुशी? सर वेक्टर क्वांटिटी. वेरी गुड. फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी. मैंने कल भी आपको बताया था, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है. ओके. तन्वी, यस सर. तन्वी आवाज आ रही है? यस सर. व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स बेटा, व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? कल ही करवाया बेटा ये. सर मैं अनबैलेंस्ड फोर्स आइटन. क्या होते हैं? वेट. सर मैं मेटल. मैं आए. महक 1282,
Sir, महक, sir, sir, 2 force is acting yes, what is on an unbalanced object force? size. सर तब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है टू साइड से, तब रिजल्ट 0 नहीं होता. Okay, if the resultant force acting on an object is not zero, then the force is said to be unbalanced force. तन्वी बेटा इसको लर्न करो. ओके, इसमें हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन के सेकंड लॉ की कौन कौन सी एप्लीकेशन है? फर्स्ट एप्लीकेशन इसमें क्या आती है? अ क्रिकेट प्लेयर moves his hand backward while catching a ball. जब भी कोई क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट खेलने के दौरान कैच करते हैं बॉल को, तो अपने हाथ को क्या होता है, पीछे की तरफ लेकर आते हैं. ऐसा क्यों होता है? तो ये किसी की वजह से होता है बेटा, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ है. क्योंकि जब कोई प्लेयर कैच करता है तो देखो, जो बॉल आ रही है, जो प्लेयर ने शॉट मारा है, तो बॉल आ रही है मोशन में, तो उस बॉल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और उस बॉल का कुछ ना कुछ मास है. तो हम क्या कह सकते हैं कि उस बॉल के पास मास और वेलोसिटी दोनों है. तो उस बॉल के अंदर क्या प्रोड्यूस होया हुआ है बेटा? मोमेंटम. क्रिकेट की बॉल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मोमेंटम. अगर प्लेयर, और मोमेंटम हमेशा मैंने बता रखा है कि आपको ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. जब क्रिकेट प्लेयर कैच पकड़ता है तो बॉल का सारा मोमेंटम हाथ में ट्रांसफर हो जाता है. अगर वो उसको हाथ को आगे लेकर जा रहा है तो बॉल की वेलोसिटी ज्यादा है, ज्यादा वेलोसिटी तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा. बट जैसे जैसे वो अपने हाथ को पीछे लेके आता है तो बॉल को पकड़ने के लिए टाइम बढ़ जाता है. भाई एक तो जल्दी से पकड़ ली उसने कैच, और एक वो अपने हाथ को पीछे लेकर आ रहा है, तो क्या बढ़ा रहा है? टाइम इंटरवल बढ़ा रहा है. जैसे टाइम इंटरवल बढ़ रहा है कैच पकड़ने के लिए, तो उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो भी टाइम के साथ साथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. क्योंकि मास तो कम हो ही नहीं सकता, बॉल तो फिक्स है. बट उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है. और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या डिक्रीज होगा? मोमेंटम. तो इसी वजह से, ताकि उसके हाथ पर चोट ना लगे, वो क्या करता है? अपने हाथ को पीछे लेके जाता है, जिससे इंक्रीज द टाइम इंटरवल टू कैच द बॉल, बाय विच द वेलोसिटी ऑफ द बॉल डिक्रीजेस, विच रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द बॉल. जो बॉल का मोमेंटम है उसको रिड्यूस कर दे. समझ में आया बेटा? Yes, sir. सेकंड आता है केस ऑफ सीट बेल्ट. सीट बेल्ट का केस क्या होता है कि जब भी हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम हमेशा सीट बेल्ट लगाते हैं, और लगानी भी चाहिए. उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब गाड़ी चल रही है तो सपोज करो बाय चांस अगर आगे कुछ आ जाता है, क्योंकि देखो गाड़ी जब चल रही है तो गाड़ी के साथ साथ हम भी मोशन में, हम भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. तो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होया हुआ है? मोमेंटम प्रोड्यूस होया हुआ है. गाड़ी के अंदर ही मोमेंटम है. अगर बाई चांस सामने से कोई आ जाता है तो हमें सडनली कई बार ब्रेक लगाने पड़ते हैं. और जब ब्रेक लगाने पड़ते हैं तो क्या होता है कि जो लार्ज मोमेंटम गाड़ी का है वो एकदम से जीरो हो जाता है, और हमारी बॉडी ब्रेक लगते के साथ ही कहाँ जाती है? आगे की तरफ जाती है. ठीक है जी. जब बॉडी स्पीड से आगे जाएगी तो हमारी बॉडी पर चोट लग सकती है, जैसे हम बोनट से टकराएंगे. तो उसके अंदर क्या किया जाता है? जब हम सीट बेल्ट लगाते हैं तो सीट बेल्ट हमें रोकती है आगे जाने से, मतलब हमारी बॉडी की जो स्पीड है उसको कम कर देती है. भाई हम सीट बेल्ट लगाने के बाद एकदम से तो आगे गिर नहीं पाएंगे. सीट बेल्ट उसकी स्पीड को क्या कर देती है? रिड्यूस करती है. और स्पीड या मतलब वेलोसिटी ये रिड्यूस होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा? रिड्यूस होगा, जिससे हमें चोट लगने से बच जाते हैं. समझ में आया? Yes, sir. ये भी किस पे बेस्ड है? न्यूटन्स के सेकंड लॉ के ऊपर. थर्ड आता है इसके अंदर केस ऑफ हाई जंप. केस ऑफ हाई जंप के केस में देखो, जितने भी एथलेटिक्स गेम होते हैं, कबड्डी, कुश्ती, खो खो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये कभी भी फर्श पे हार्ड सरफेस पर नहीं होते. किस पर? हार्ड सरफेस पर
नहीं होते। ये किस पे होते हैं? या तो मैट्रिसेस, और या किस पे होते हैं? सैंड, मिट्टी पर होते हैं। उसका रीजन क्या है? जैसे सपोज करो कोई प्लेयर हाई जंप कर रहा है और वो किसी सर्टेन हाइट से ऊपर से कूदता है, तो जब वो अपनी बॉडी को लेके ऊपर से कूद रहा है तो उसकी बॉडी का कुछ ना कुछ मास है और वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ ऊपर से नीचे कूद रहा है, जिससे क्या होगा, सडनली वो जैसे ही इस हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो उसकी बॉडी का सारा मोमेंटम इस हार्ड सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसके पैरों में क्या लगेगी? चोट लगेगी बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने इस पे स्ट्राइक किया तो उसकी बॉडी का मोमेंटम बहुत ज्यादा था। उस मोमेंटम की बॉडी से एक इम्पैक्ट प्रोड्यूस हुआ उसके पैर पर, मतलब जो भी बॉडी का पार्ट इस हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करता है उसी के ऊपर चोट लगती है। ठीक है। अगर हम बात करें मैट्रिसेस, गद्दे के ऊपर, गद्दे के प्रॉपर्टी होती है कंप्रेस करने की। गद्दा कैसा हो जाता है? प्रेस हो जाता है जब उसके ऊपर कोई चीज गिरती है। तो जैसे ही वो प्लेयर उस गद्दे पे गिरता है तो वो यहाँ तो नीचे तो है हार्ड सरफेस जिस पे गद्दा रख रखा है, तो वो डायरेक्ट हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक नहीं करता, वो गद्दे के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो गद्दा प्रेस होता है, जिससे हार्ड सरफेस तक पहुंचने में क्या इंक्रीज हो गया? यहाँ पर टाइम इंटरवल इंक्रीज हो गया। और टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सेम केस सैंड का होता है, मिट्टी का, कि हार्ड सरफेस जो है, हार्ड सरफेस के नीचे, यहाँ पर तो क्या है, ऊपर यहाँ हार्ड सरफेस है, इसके ऊपर मिट्टी डाल रखी है, तो मिट्टी में भी कंप्रेसिबिलिटी वाली पावर होती है कि जब मिट्टी के ऊपर कोई चीज कूदती है तो मिट्टी प्रेस हो जाती है, डायरेक्ट उस हार्ड सरफेस पर नहीं जा पाते हम। जिससे मेन कुल मिला के लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है? कि इन सब चीजों से हम टाइम बढ़ा रहे हैं, और वो टाइम किसको रिड्यूस कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की वेलोसिटी को। और जब वेलोसिटी रिड्यूस हो गई तो बेटा जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया सभी को? बोलो। यस सर। हेलो। Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? यस सर, एक बार No, रिपीट। sir. डाउट है बेटा किसी को? यस सर, नो ये सर। नो सर। नेक्स्ट अब इसके अंदर आता है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जिस भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो तो वो अपनी प्रॉब्लम को पहले पूछा करो, ठीक है? आगे ऊपर मत छोड़ना उसको। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है मोशन का? तो न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है एक्शन फोर्स, दूसरा होता है रिएक्शन फोर्स। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो आपको जैसे ही किसी ने कोई बात बोली, मींस जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा, तो उन्होंने तो क्या लगाया, आपके ऊपर एक एक्शन किया, और जब आपका मुंह, फेस जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, ठीक है, दैट इज द रिएक्शन। क्योंकि हर एक्शन के पीछे एक रिएक्शन होता है। आपको कोई भी बात पता चलती है तो हमारे फेस पे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आते हैं, वो क्या शो कर रहे हैं? वो उसकी रिएक्शन को शो कर रहे हैं। चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, हर चीज की फेस के ऊपर एक्सप्रेशन आते हैं और वो एक रिएक्शंस होती है। सेम केस किसमें होता है बेटा? न्यूटन्स थर्ड लॉ के अंदर भी होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन फोर्स। और बदले में जो वो ऑब्जेक्ट अपनी रिएक्शन दे रहा है या फोर्स लगाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? रिएक्शन फोर्स। ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ की एक्सप्लेनेशन है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन
देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के पीछे एक इक्वल और एक अपोजिट क्या होती है, रिएक्शन होती है। बट एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं बेटा, वो दोनों दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होते हैं, सेम बॉडी के ऊपर नहीं होते। आवाज आ रही बेटा सभी को? Yes, sir. जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हो रहे हैं, दे एग्जर्ट या दे टेक प्लेस ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, कभी भी एक बॉडी पर दोनों केस नहीं होते हैं। तो जे देखो, दो तरह की बॉडी मैंने आपको पहले बताई थी, एक वो है जो फोर्स लगा रही है, दूसरा वो है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक फोर्स लगा रहा है F1, तो बदले में ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगा, F2। तो यही न्यूटन का क्या है, थर्ड लॉ, कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे तो बदले में वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। इन एवरी सिचुएशन, हर कंडीशन के अंदर। अब देखो, जैसे हम इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहे हैं, तो बदले में ये बोर्ड भी हमारे ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। मींस अगर आपने अगर स्केटिंग पहन रखे हैं और स्केटिंग पहन के आप फोर्स लगा रहे हैं किसी भी वॉल के ऊपर, तो जैसे आप उसको फोर्स लगा के पीछे हटते हो तो आप क्या देखते हो, आप पीछे की तरफ जाते हो स्केट्स के साथ। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स आपने लगाया है उस वॉल पर, वो वॉल उतना ही फोर्स किस पे लगा रही है, आप पे लगा रही है। तो जो फोर्स आपने वॉल पे लगाया है वो तो कौन सा काम करेगा, एक्शन फोर्स का, और जो वॉल आपके ऊपर लगा रही है वो कौन सा काम होगा बेटा, रिएक्शन फोर्स का। दोनों फोर्स की वैल्यू हमेशा एवरी कंडीशंस के अंदर, इन एवरी सिचुएशंस, दोनों वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम होगी। जो एक फोर्स लगेगा बदले में दूसरा फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो वी कैन सी दैट according to Newton's third law of motion, to every action there is equal and opposite reaction। यहां तक क्लियर हुआ? और एक लाइन और जरूर याद रखना कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, बोथ आर टेक प्लेस ऑन टू डिफरेंट बॉडीज साइमल्टेनियसली। ये नहीं है कि एक बॉडी ने पहले फोर्स लगाते दूसरी बॉडी सोचेगी हाँ अब मैं लगाती हूँ, ऐसा नहीं है। साइमल्टेनियसली जब वो लगा रही तो उसी टाइम दूसरी बॉडी भी उसके ऊपर फोर्स लगाए। ठीक है, ये हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है। और ये इसका फॉर्मूला भी उस तरह से लिख सकते हैं हम, F इज इक्वल टू में माइनस F2। और इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ये दे दिया F1 इज इक्वल टू माइनस F2, और उसमें पूछ लिया कि विच लॉ ऑफ न्यूटन एक्सप्रेस बाय दिस फॉर्मूला। तो कौन सा लॉ एक्सप्रेस होगा इससे, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आती है, इसकी एप्लीकेशंस आती है। एप्लीकेशंस मतलब कि यूज कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, पहली एप्लीकेशन के केस में क्या होगा, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, कि जब भी कोई चलता है तो वहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है। कैसे? क्योंकि जब हम चलते हैं ना तो हम क्या करते हैं, पीछे वाले पैर से अर्थ सरफेस ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कहां पर, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। क्योंकि हमारे पैर ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड सरफेस के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। बदले में हमारा जो दूसरा पैर है वो कहाँ जाता है, आगे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने तो ग्राउंड पर फोर्स लगाया बैकवर्ड, और ग्राउंड अब हमारे ऊपर फोर्स कहाँ लगा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इन इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो आपने जैसे गेम्स वगैरह जब हम देखते हैं तो कोई रनर जब अपनी रेस शुरू करता है तो ऐसे नहीं कि सीधे भागना शुरू कर देता है, वो पहले अपनी पोजीशन में बैठते हैं, और जब बैठते हैं ना तो उनका जो पीछे वाला पाँव होता है ना, वो एक इस तरह का सरफेस बना हुआ होता है, फुट रेस्ट, इसके ऊपर उनका पाँव रखा हुआ होता है। ठीक है, अब जब वो इसके ऊपर अपने पाँव को लगा के रखते हैं तो वो इसके ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ही जब वो भागते हैं तो ये जो सरफेस है ये उनके ऊपर कहाँ फोर्स लगाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। कहाँ फोर्स लगाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से वो स्पीड के साथ अपनी रनिंग करते हैं। तो यहां भी क्या यूज हो रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो बैकवर्ड फोर्स लगा रहे हैं और वो कहाँ लगा रहे हैं, उनके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहे हैं। तीसरा केस इसके अंदर हम ले सकते हैं, केस ऑफ स्विमिंग।
स्विमिंग के केस में क्या होता है, जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम वाटर के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, बैकवर्ड, पानी पीछे की तरफ जा रहा है, हम वाटर को ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वाटर पीछे की तरफ जा रहा है, उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इन रिटर्न वाटर हमारी बॉडी पर कहाँ फोर्स लगा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं और वाटर कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो जो हम वाटर पे फोर्स लगा रहे हैं बेटा, वो तो है हमारा एक्शन फोर्स, बदले में जो वाटर फोर्स लगा रहा है वो कौन सा फोर्स है हमारे पर, रिएक्शन फोर्स। क्लियर। एक केस ऑफ बोट भी आता है इसके अंदर, जब हम नाव से उतरते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम एक पांव बाहर रखते हैं और फिर दूसरा पांव जब बाहर लेकर आते हैं तो बोट जो होती है वो पीछे की तरफ जाती है। वो क्यों, क्योंकि जब हम दूसरा पांव बाहर लेकर आते हैं ना तो बोट को पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, मतलब एक फोर्स लगा रहे हैं बोट पर बैकवर्ड डायरेक्शन में। इन रिटर्न बोट हमारे ऊपर कहां फोर्स लगाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यही रीजन है कि जो बोट जिनकी जो चलाते हैं वो क्या करते हैं, उस बोट को टाई अप, मतलब बांध के रखते हैं कॉर्नर के ऊपर। वो बांध के क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर बाई चांस वो बोट को ना बांधे तो जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो बोट क्या होती है, पानी के बीच में जा सकती है। ठीक है जी। तो इसी वजह से यहां पर न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो होता है, थर्ड लॉ। इसके अंदर आता है केस ऑफ होज पाइप। केस ऑफ होज पाइप। होज पाइप क्या होता है, जो पाइप फायर ब्रिगेड वाले यूज करते हैं उसको हम होज पाइप बोलते हैं। इस तरह का पाइप होता है, बहुत हाई प्रेशर के साथ इसको होल्ड करके रखते हैं। तो होज पाइप में जब वो पानी, फायर ब्रिगेड वाले कहीं भी आग लग जाती है तो उसको जब बुझाने जाते हैं तो जैसे उस पानी से पाइप से पानी निकालते हैं तो बेटा ये जो पानी निकल रहा है ना बाहर, ये इतने हाई प्रेशर, इतने हाई फोर्स के साथ निकलता है कि वो इसको पकड़ के अगर ना रखे तो ये पाइप इधर उधर मूव कर सकता है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, जो मोटर चल रही है ये पाइप इस पानी के ऊपर कहाँ फोर्स लगा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है। और ये तो है एक्शन फोर्स। अब इन रिटर्न बदले में ये वाटर इस पाइप पर कहां फोर्स लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। कहां पर फोर्स लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से उस फोर्स को टॉलरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको टाइटली पकड़ के रखते हैं। समर्सिबल के अंदर ही देख लो आप, समर्सिबल में जैसे हम कोई छोटा पाइप कनेक्ट करते हैं और मोटर ऑन करते हैं तो जैसे ही उसमें से स्पीड से पानी बाहर निकलता है तो क्या होगा, अगर पानी जो बाहर निकल रहा है उसका प्रेशर मेंटेन है तो पानी आराम से आता रहेगा। अगर कहीं भी किसी भी जगह से पाइप दब जाता है तो क्या होता है, उस जो नल होती है उसमें से पाइप निकल जाता है बाहर, क्योंकि जो बैकवर्ड फोर्स लग रहा है वो ज्यादा हो गया और फॉरवर्ड फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर पानी निकल रहा है इजिली तो देखो पाइप जो वो ऐसे वेविंग करता रहता है, लहरता रहता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो पानी बाहर निकल रहा है उस पर तो फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है डायरेक्शन के अंदर, मतलब एक एक्शन फोर्स है, और रिटर्न के अंदर पानी उस पाइप पर क्या लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स। क्लियर हुआ। केस ऑफ गन, इसको बोल सकते हैं रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन के केस में भी यही है, जैसे ही हम किसी भी गन से कोई भी बुलेट फायर करते हैं तो क्या होता है, ये जो गन है इस बुलेट पर एक फोर्स लगा रही है, कहां पर, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जिसको हम एक्शन फोर्स बोलते हैं। इन रिटर्न ये बुलेट भी इस गन पर क्या लगाएगी, रिएक्शन फोर्स, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जिसका ऊपर का शटर होता है ये क्या होता है, रिकॉइल हो जाता है। मतलब एक झटका लगता है पीछे की तरफ, जब भी कोई गन चलाता है तो बुलेट आगे जा रही है, उतना फोर्स बुलेट के ऊपर किसने लगाया, गन ने। बुलेट उतना ही फोर्स कहाँ लगाती, गन पर, जिस फोर्स की वजह से जैसे हम गन को चलाते हैं तो हमारे हाथ पर क्या होता है, झटका लगता है, इसलिए उसको टाइट से पकड़ के रखते हैं। क्योंकि यहाँ भी क्या काम आ रहा है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा देखो ये जितनी भी एप्लीकेशंस बताइए, ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस है, हम सिर्फ जनरल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। रॉकेट का केस भी हो सकता है, यहाँ पर जेट एरोप्लेन का केस भी हो सकता है, क्योंकि जब वो ऊपर जाते हैं तो जो हाई पावर के साथ गैसेस एग्जिट करती है, मतलब इमिट करती है उसमें से, तो वो गैस पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इन रिटर्न गैस कहां पर फोर्स लगाएगी, उस फ्लाइट पर या रॉकेट पर, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। तो ये सभी थी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसकी एप्लीकेशंस। तो आपको याद रखना है कि आपसे एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है और उसके ऊपर
लो पूछा जा सकता है कि कौन सा लो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बेटा, तो इसको टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना, उसको ध्यान से समझना, और अगर कोई डाउट हो तो उसको नोट करना, ताकि हम कल लास्ट क्लास इस चैप्टर की, फिर हम उसको नेक्स्ट जो क्लास शुरू होगी वीक से, उसमें हम एक थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, ग्रेविटेशन। सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ और बी रेगुलर इन द क्लास। Bye, sir. महक, प्रशांत, लीव द क्लास। जतिन, आकांक्षा, साहिल, प्रशांत,